जी नमस्कार। अध्ययन अड्डा यूट्यूब चैनल और मोबाइल ऐप पर आपका मैं स्वागत करता हूं। मैं तेजेंद्र सिंह। यहाँ पर आपने हमें बनाया है यहाँ पर एक ब्रांड के रूप में, और ये इस ब्रांड के चलते हुए हम आपके लिए यहाँ पर कुछ कोर्सेज लॉन्च कर रहे हैं, और आपने जो हमें प्रेरणा दी है ये सब उसी का कमाल है। तो इसी कमाल के चलते हम लोग आपके लिए लेकर आए हैं कुछ कोर्स, वो भी निःशुल्क। उस पर आपको कोई किसी प्रकार का कोई शुल्क पे नहीं करना, जिसमें पहली कैटेगरी में आपके लिए हम लोग लेकर आए सी टेट, दूसरी यहाँ पर यूपी टेट, तीसरा यहाँ पर एच टेट, चौथा यहाँ पर स्टेट टेट। और स्टेट टेट में यहाँ पर आपके जितने स्टेट के एग्जाम के जो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होते हैं उनमें आप यहाँ पर प्रैक्टिस और अपनी तैयारी कर सकते हैं। दूसरी कैटेगरी में हम लोग लेकर आए आपके लिए डीएसएसबी, और डीएसएसबी में यहाँ पर पाएंगे पेपर 1 और पेपर 2 की फुल टू तैयारी, जिसमें आप पाएंगे यहाँ पर फर्स्ट सेक्शन जो कि कंपलसरी पेपर है सभी के लिए, और यहाँ पर जिसमें पाएंगे जनरल हिस्ट्री के क्वेश्चंस, मैथ्स के क्वेश्चंस, इंग्लिश के क्वेश्चंस, हिंदी के क्वेश्चंस, और आपके कॉमन 20 क्वेश्चंस जो कि पैडागोजी के। दूसरा पाएंगे यहाँ पर 100 क्वेश्चन जो आपको यहाँ पर चाइल्डहुड में साइकोलॉजी के फर्स्ट पेपर में इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो आपको यहाँ पर किसी प्रकार की कोई क्वेरी है तो आप यहाँ पर हमें आप कॉल कर सकते हैं। 8279919537 पर आप अपनी क्वेरी का सुझाव पा सकते हैं। और इसी प्रकार से आपका विश्वास हमें यहाँ पर सफलता की बुलंदियों पर ले जा रहा है, और आपका विश्वास ही हमें यहाँ पर आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देता रहता है। तो इसी प्रकार से अपना विश्वास बनाते रहिए और बनाकर रखिए, और अपनी सफलता को कंटिन्यू आगे बढ़ते रहिए। तो धन्यवाद दोस्तों। हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं तेजेंद्र सिंह आपका अपने अध्ययन अड्डा यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। तो यहाँ पर हम लोग आपके साथ जुड़े हैं कुछ स्पेशल वीडियो लेक्चर लेकर, और इसमें हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, कुछ इंपॉर्टेंट जो आपके आने वाले एग्जाम में डीएसएसबी और रीट में, बाकी दूसरे अध्यापक पात्रता परीक्षा में भी काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो इन क्वेश्चनों के साथ मेरे साथ जुड़े रहिए और अपने कॉपी पेन लेकर बैठिए, ताकि आप अपना जज कर सको कितने क्वेश्चनों का आंसर आपने दिया है, कितने क्वेश्चन और आपके सही हो सकते थे। तो शुरू करते हैं यहाँ पर अपना आज की टेस्ट सीरीज, और यहाँ पर टेस्ट सीरीज में ये 7th नंबर की है। दूसरा आपको बताना चाहेंगे, यदि आप परिवार के सदस्य नहीं बने हैं तो परिवार के सदस्य बन जाइए, और यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलते हैं, शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, और इसका क्वेश्चन का जवाब देने का प्रयास करेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर आपका आंसर होगा। तो यहाँ पर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी बता सकते हैं, आप अपनी कॉपी में भी नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन को रीड करते हुए जाएंगे और रीड करते हुए आगे बढ़ते रहेंगे। तो डीएनएस पद का तात्पर्य है डोमेन नेम सिस्टम, या डिफेंस न्यूक्लियर सिस्टम, या डाउनलोडेबल न्यू सॉफ्टवेयर, या डिपेंडेंट नेम्स ऑफ सर्वर। तो आपको यहाँ पर जवाब देना है, और अपना जवाब अपने कमेंट्स में भी बता सकते हैं और अपनी कॉपी पे भी नोट कर सकते हैं कितने आपके सही है। तो डीएनएस की यदि बात करें, डोमेन नेम सिस्टम के रूप में से जाना जाता है। क्या जाना जाता है? डोमेन नेम सिस्टम के रूप में से जाना जाता है। डोमेन किसका? डोमेन, डोमेन नेम सिस्टम। डोमेन का मतलब होता है जो भी वेबसाइट होती है, जैसे कि आपका अध्ययन अड्डा यूट्यूब चैनल है या फिर अध्ययन अड्डा है, ठीक है, अध्ययन अड्डा। तो ये क्या है? हमारे .com .in ये सारे हमारे डोमेन नेम हैं, और इन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं? डीएनएस के रूप में जानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पर क्वेश्चंस का आपका आंसर की। तो क्वेश्चन होगा, आंसर होगा डोमेन नेम सिस्टम में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, बच्चे अपने वातावरण के साथ, बच्चे अपने वातावरण के साथ, इसको हम लोग थोड़ा क्लियर कर देते हैं क्योंकि ये आपका रहेगा पिछले क्वेश्चंस का। चलिए ओके, ये भी अभी बना हुआ है तो इसको इरेजर से इरेज कर देते हैं। चलिए खत्म हो गया। बच्चे अपने वातावरण के साथ संबंध बनाते हुए अपनी समझ का विकास कर लेते। यह कथन किसका है? मतलब यह है कि बच्चे जो होते हैं अपने वातावरण के साथ संबंध बनाते हुए अपनी समझ का विकास कर लेते हैं। यह कथन किसने कहा है? ऑप्शन 1 स्किनर ने, ऑप्शन 2 गिलफोर्ड ने, ऑप्शन 3 पियाजे ने, या बर्ट ने। तो आपका जवाब क्या होगा? यहाँ पर आप अपना जवाब बताएंगे, अपना नोट करेंगे। यहाँ पर स्किनर ने नहीं कहा क्योंकि उन्होंने अपने वातावरण के साथ एडजस्टमेंट की बात नहीं की। गिलफोर्ड ने नहीं कहा, बर्ट ने भी नहीं कहा, तो पियाजे ने कहा। पियाजे ने क्या कहा कि बच्चे अपने वातावरण के साथ संबंध बनाते। क्या करते हैं? बच्चे अपने वातावरण
वातावरण के साथ संबंध बनाते हैं या बनाते हुए अपनी समझ का विकास कर लेते हैं। मतलब वो अंडरस्टैंड कर लेते हैं, अपने जो एनवायरनमेंट होते हैं उसके अकॉर्डिंग समझ के अंडरस्टैंड करके आगे बढ़ जाते हैं। बात करते हैं निम्न में से कौन सा सही नहीं है। तो आपको यहाँ पर बताना है निम्न में से कौन सा सही नहीं है। तो सही नहीं है, इट इज नॉट बी करेक्ट। मानसिक आयु, क्या मानसिक आयु होती है आपको बताना है। क्या दंत आयु होती है, ये भी बताना है। कंकाल आयु होती है, क्या ये होता है। सामाजिक आयु होती है, क्या ये होता है। देखिए मानसिक आयु होती है, बिल्कुल बात सही है। दंत आयु होती है मतलब हमारी दांतों की उम्र होती है, 1 साल होती है, वर्ष होती है, हमारे कितने समय हो गए दांत, इनके बारे में हमें पता होता है। दूसरा कंकाल आयु होती है, बिल्कुल बात सही है कि जो हमारी जो बॉडी होती है या फिर किसी का जो जीव का होता है, जो पुराने जीव होते हैं उनके कंकालों के एक टाइम पीरियड मेजर किया जाता है कि कितने साल पुराना है। जैसे कि आप देखते हैं जगह जगह से कंकाल निकाले जाते हैं, पिरामिड निकाले जाते हैं, या फिर जितनी भी डेड बॉडीज होती है तो उनको दोबारा से चेक करके उनका एक टेस्ट किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें होती है, लेकिन मानसिक ये सामाजिक आयु नहीं होता। क्या नहीं होता, सामाजिक आयु नहीं होता। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4, संज्ञानात्मक विकास पर व्यवस्थित कार्य करने वाला मनोवैज्ञानिक था। मतलब संज्ञानात्मक विकास पर तो काम सभी ने किया, किस पे, कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे की बात करते हैं हम यहाँ पर। किसकी, कॉग्निटिव डेवलपमेंट की, कॉग्निटिव डेवलपमेंट। अब कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे सभी ने कहा, अपनी अपनी बात रखी, लेकिन सबसे व्यवस्थित तरीके से सिस्टमेटिक रूप से किसने कहा। क्या वुडवर्थ थे, क्या पेस्टोलॉजी थे, क्या गाल्टन थे, क्या जीन पियाजे थे। देखिए यहाँ पर यदि आंसर की बात करते हैं तो आप अपना आंसर बताइए जल्दी फटाफट, क्या आंसर होगा आपका, करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। तो यदि करेक्ट आंसर की बात करते हैं तो पेस्टोलॉजी ने नहीं किया, जीन पियाजे ने किया लेकिन व्यवस्थित तरीके से नहीं किया, गाल्टन ने किया नहीं, तो वुडवर्थ ने यहाँ पर सबसे ज्यादा संज्ञानात्मक विकास पर एकदम सिस्टमेटिक तरीके से काम किया है। तो आपका आंसर हो जाएगा फर्स्ट इसका। क्वेश्चन नंबर 5, एक बच्चे को लाल गुलाब का कांटा चुभ जाता है। मतलब आप सपोज करो आपको गलती से कांटा चुभ जाए पैर में, क्या होता है, कांटा चुभ जाए, या फिर किसी बच्चे को चुभ जाता है, कांटा चुभ गया, अब जिससे उससे काफी चोट पहुंची, दर्द हुआ, पेन हुआ, आगे चलकर वह लाल पोशाक या लाल किसी भी चीज को देखकर डरने लगता है। मतलब आपके सामने यदि लाल कपड़ा भी आ जाता है, लाल पेपर भी आ जाते हैं, तो आप उससे क्या देखकर क्या डरने लगते हो। तो ये किस प्रकार की कंडीशन है, तो ये आप इसे बताएंगे। ये सिद्धांत आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करके बता सकते हैं, सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है, किनका सिद्धांत है ये। तो ये काफी महत्वपूर्ण है आपका ही। उद्दीपक सामान्यकरण, ये अनुक्रिया सामान्यकरण ऑप्शन 3, उद्दीपक अनुक्रिया दोनों सामान्यकरण ऑप्शन 4, न तो उद्दीपक सामान्यकरण न तो अनुक्रिया सामान्यकरण। यदि हम बात करते हैं यहाँ पर आंसर की, तो आंसर क्या होना चाहिए आपका, तो जल्दी से जल्दी बताइए, ऑप्शन में करके यहाँ पर अपना आंसर बता सकते हैं, क्योंकि आपको ये पता होगा भाई इस तरीके से क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या होगा, क्वेश्चन तो आएंगे भाई, लेकिन उन्हें घुमा घुमा कर पूछा जाएगा। जैसे कि आपने अभी तक पहले नहीं सुना होगा इस वर्ड को, इस लाइन को, तो यहाँ पर इस तरीके से कुछ भी हो सकता है कि आपको चोट लग गई क्लास में बैठे हुए, चेयर पे बैठे हो, चेयर ठीक है लकड़ी की चेयर थी तो उससे गिर गए, फिर अगली बार क्या लकड़ी की चेयर होगी तो आप ध्यान से देखोगे टूटी तो नहीं है, कहीं किसी तरह खराब तो आप लकड़ी की चेयर से बैठने पर डरोगे। तो ये किस प्रकार की प्रक्रिया है, तो इसे हम कहते हैं उद्दीपक सामान्यकरण। क्या कहते हैं, स्टिमुलस जनरलाइजेशन कहा जाता है। इसका ऑप्शन 1 करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 6, पियाजे द्वारा प्रयुक्त न किया गया नाम खोजे। मतलब पियाजे द्वारा, ध्यान रखिए क्वेश्चन को लाइन से ध्यान से पढ़ेंगे तो यहाँ पर प्रयुक्त न का मतलब नहीं, यहाँ पर ये वर्ड याद रखना है आपको, इस पर ही ध्यान रखना है। क्वेश्चन पेपर में अक्सर ये हम लोग भूल कर देते हैं, तो वो हमें भूल गलती नहीं करनी है। तो इसे कहते हैं आत्मीकरण या संगठन या स्कीमा या उदात्तीकरण। यदि हम बात करें पियाजे द्वारा शब्दों का प्रयोग किया गया, यहाँ पर आत्मीकरण का भी यूज किया गया, संगठन का भी किया गया, ऑर्गेनाइजेशन का, ग्रुप का, स्कीमा का भी किया गया, नॉलेज का, उदात्तीकरण का नहीं किया गया। तो इस तरीके से ये आपका आंसर हो जाएगा 4। क्या हो जाएगा, आंसर 4 आपका आंसर बनता है। चलिए
क्वेश्चन नंबर 7, जॉर्ज स्टैनले हॉल ने किशोरावस्था को कैसी अवस्था बताया। जॉर्ज स्टैनले हॉल ने बहुत बार क्वेश्चन बार रिपीट होता रहता है, रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, तो उन्होंने किशोरावस्था को कैसी अवस्था बताया। तो आपको बताना है किशोरावस्था कैसी अवस्था है, कैसी अवस्था है। तो आपको यहाँ पर कैसी अवस्था है बताना है। क्या ये सुखद है, क्या है ऑप्शन 2 संवेगात्मक है, ऑप्शन 3 कल्पनात्मक है, या ऑप्शन 4 तूफानी। देखिए यदि बात करें यहाँ पर स्टैनले हॉल के द्वारा बताया, किशोरावस्था सुखद भी कही जा सकती है लेकिन स्टैनले हॉल के द्वारा नहीं कही जा सकती, इसलिए गलत है। संवेगात्मक भी होते हैं ये भी, लेकिन स्टैनले हॉल ने नहीं कहा, इन्होंने कल्पनात्मक नहीं कहा, तूफानी तनाव का स्थिति को कहा है। इन्होंने क्या कहा, किशोरावस्था एक तूफानी और तनाव की अवस्था है और इस पे बड़ा ध्यान देने की जरूरत होती है। तो इस तरीके से ऑप्शन 4 करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 8, अध्ययन का उच्चतम स्तर कौन सा है। अध्ययन का, लर्निंग का उच्चतम स्तर कौन सा है। श्रृंखला अधिगम, समस्या समाधान अधिगम, उद्दीपन अनुक्रिय अधिगम, अनुकूलित प्रतिवर्त अधिगम। तो यहाँ पर आप बताएंगे मेरे शेरों, मेरे शेरनियों, यहाँ पर बताएंगे कि आपका अध्यापन का या अध्ययन का उच्चतम, लर्निंग का उच्चतम स्तर क्या कहलाता है, हायर लेवल क्या कहलाता है। कब कहलाएगा लेवल वो हायर, जब आप यहाँ पर क्या करोगे, श्रृंखला अधिगम करोगे, बिल्कुल नहीं। उद्दीपन अनुक्रिया करोगे, नहीं। अनुकूलित प्रतिवर्त अधिगम करोगे, नहीं। बल्कि समस्या समाधान करोगे, तब आप, मतलब जब आप प्रॉब्लम को सोल्व करना सीख जाओगे, क्वेश्चन का आंसर देना सीख जाओगे, जवाब देना सीख जाओगे, तो ये आपका लर्निंग का हायर लेवल कहलाता है। भाई अब आपने सीख लिया है, अब आप उसे समझ गए, अंडरस्टैंड कर गए। तो ये हम लोग वही लेवल कर रहे हैं क्योंकि आप पढ़ लिए हैं, आपने मेहनत कर लिए हैं। आपको यहाँ पर कंटिन्यूअस क्या मिल रहा है, कुछ नए डोज मिल रहे हैं, क्विक डोज के रूप में जान सकते हैं। आप अपने आप को जज कर रहे हैं यहाँ पर हमारे साथ जुड़ के, और हम इसी तरीके से आपके साथ कंटेंट और भी बनाकर लेकर आएंगे, और भी से वीडियोस लेकर आएंगे। आपको वहाँ पर जितने भी चाइल्ड डेवलपमेंट साइकोलॉजी से रिलेटेड, या फिर कह लीजिए कि किसी भी तरीके से आपका टीचिंग असेसमेंट या जो टॉपिक्स हैं, उनको आपको यहाँ पर स्टडी मिलने वाली काफ़ी अच्छे से। तो क्वेश्चन है आपका, नैतिक मूल्य का विकास किया जा सकता है। नैतिक मूल्य का विकास कैसे किया जा सकता है, यदि अध्यापक, ठीक है, अध्यापक के लिए क्या किया जा रहा है, बार बार मूल्यों की बात करे, स्वयं उन पर आचरण करे, महान व्यक्तियों की कहानी सुनाए, देवी देवताओं की बात करें। लेकिन यहाँ पर हम लोग बेस्ट वन फाइंड करने की बात करते हैं। बेस्ट वन फाइंड करना, हमें बेस्ट वन क्या होगा हमारा, बेस्ट वन फाइंड करेंगे तो उसमें बेस्ट वन बताएंगे कि नैतिक मूल्य, हमारी जो वैल्यू होती है हमारी, ठीक है, वैल्यूज को किस तरीके से हम लोग डेवलप कर सकते हैं, वैल्यूज को किस तरीके से डेवलप कर सकते हैं, हाउ टू, ठीक है, डेवलप। बार बार मूल्यों की बात करके बात तो सही करनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर ये बेस्ट नहीं है। तो उन पर आचरण करें, बिल्कुल बात सही है, यही आपका बेस्ट वन करेक्ट होगा। महान व्यक्तियों की कहानी सुनाई, बढ़ा सकते हैं लेकिन बेस्ट वन नहीं है। देवी देवताओं की बात करें, देवी देवताओं के बारे में बात करें लेकिन अत्यधिक नहीं। तो स्वयं पर उन पर आचरण करें ताकि वो बच्चों को एक आइडियल बन जाए। बीएफ स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषा का विकास निम्नलिखित परिणाम है। बीएफ स्किनर के अनुसार, बीएफ स्किनर की बात कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, स्किनर, जिसे याद रखना है, स्किनर का क्या था, चूहा था। कौन था, चूहा इनका, और चूहे पर इन्हें सर्वाधिक प्रयोग किए। वैसे तो कबूतर पे भी किए, बिल्ली पे भी किए, बाकी और कई जीवों पर किए, लेकिन उन्होंने चूहे का जो इनका प्रयोग था, प्रैक्टिकल था, वो इनका सबसे ज़्यादा फेमस रहा है। तो यहाँ पर विकास का निम्नलिखित परिणाम है, व्याकरण प्रशिक्षण, अनुकरण द्वारा तथा पुनर्बलन, अंतर्जात योग्यताएं या परिपक्वन। अब मैंने इसका जवाब लगभग आपको बता दिया है, तो आपको बस इसमें दिमाग लगाना है, थोड़ा सा सोचना है, समझना है कि यहाँ पर इसका आंसर क्या हो सकता है। भाई यहाँ पर चूहा था, चूहा पिंजरे में था, और चूहा जब पिंजरे में होता है तो उसको यहाँ पर खाना देना होता है, और यहाँ पर छोटे से एक रास्ता होता है, उस रास्ते में यदि वो सही मार्ग से जाएगा तो उसे क्या मिलेगा, खाना मिलता है, ठीक है। और यदि गलत रास्ते से तो करंट लगता है या फिर उसे वो भटक जाते हैं, वो, ठीक है, परेशान हो जाते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर कौन सी स्थिति है, यदि अनुकरण एक्टिविटी, मतलब आपको यहाँ पर लर्निंग भी करनी है, पुनर्बलन भी मिलना है, ठीक है। बार बार किसी चीज़ को दोहराओगे, ठीक है, दोहराओगे तो आपको क्या मिलेगा उसमें, तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा, तो आप उसके लिए आगे
दौड़ोगे, भागोगे, काम करोगे। यदि नहीं मिलेगा तो आप क्या करोगे, हताश हो जाओगे। तो उसी तरीके से आपको डेली एवरीडे प्रयास करना है, कोशिश करते रहना है, चाहे थोड़ा करो लेकिन आपको मेहनत करते रहना है, लगातार बने रहिए, अपनी प्रैक्टिस को करते रहिए। घर पर का चाहे कहीं भी हमारे साथ रहिए, चाहे किसी और चैनल पर रहिए, थोड़ा सा फिक्स होने का प्रयास कीजिए, ताकि आपको देखिए ये जो आपका ऑनलाइन मल्टीमीडिया का सिस्टम है, या फिर कह सकते हो ये अथाह समुद्र है, और समुद्र में जितना डूबोगे उतना ही डूबते चले जाओगे। तो इसलिए आपको तैरना है, लहरों के साथ में बढ़ना है, ताकि आप आगे जा सको, है ना। क्वेश्चन नंबर 11, किसी कार्य को करने की विशेष क्षमता को कहते हैं। यदि हम लोग किसी कार्य को करते हैं, किसी कार्य को करने का प्रयास करते हैं, तो उसे विशेष क्षमता को क्या कहेंगे, अभिवृत्ति, अभियोग्यता, अभिरुचि या अभिधारणा। क्वेश्चन पहली बार भी आ चुका है यहाँ पर, फर्स्ट या सेकंड सीरीज में आपको क्वेश्चन आया था, तो आपको ये नेक्स्ट क्वेश्चन सीरीज में आपको आ रहा है, तो आप यहाँ पर बताएंगे इसे अभिवृत्ति कहते हैं, नहीं। अभियोग्यता, हाँ कुछ, ठीक है। यदि बात करें इसे अभियोग्यता कहते हैं, क्या कहते हैं, अभियोग्यता। अभिरुचि नहीं कहते, अभिधारणा भी नहीं कहते, तो आपका आंसर हो जाएगा सेकंड। क्वेश्चन 12, अच्छे मानसिक स्वास्थ्य का संकेतक, मतलब आपका गुड माइंड, हेल्दी माइंड की बात की जाती है, तो हेल्दी माइंड की यहाँ पर कब बात की जाती है, हेल्दी माइंड की बात कब की जाती है, हेल्दी माइंड कब होगा, हेल्दी माइंड, हेल्दी गुड माइंड कह सकते हो, गुड माइंड कह सकते हो, या हेल्दी माइंड कह सकते हो। तो यहाँ पर किस चीज को, यहाँ पर सिंबल्स है, दूसरों की आलोचना करना, संवेगों पर नियंत्रण रखना, अपनी बात पर अड़े रहना, द्वेष रखना। दूसरों की आलोचना करना अच्छे स्वास्थ्य की पहचान नहीं है, अपनी बात पर अड़े रहना बिल्कुल भी नहीं है, द्वेष देखना बिल्कुल नहीं है, बल्कि संवेगों पर नियंत्रण रखना मतलब है कि अच्छे मानसिक स्वास्थ्य की क्या है, अच्छे मानसिक, देखिए मैं इस तरीके से रिपीट करता हूं कि ताकि आपको यहां पर याद रहे, आपके दिमाग में, मस्तिष्क में चीजें छप जाए। अच्छे मानसिक स्वास्थ्य का संकेतक संवेगों पर नियंत्रण करना, क्या होता है, संवेगों पर नियंत्रण रखना या रहना, क्या कहलाता है, अच्छे स्वास्थ्य की पहचान के रूप में जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 13, किशोरावस्था के संदर्भ में सर्वोत्तम जोड़ा कौन सा है, किशोरावस्था के संदर्भ में सर्वोत्तम जोड़ा कौन सा है, जीवन दर्शन, समाज सेवा की भावना, सुसमायोजन, समूह का महत्व, दोहराने की प्रवृत्ति, विद्रोह की भावना, तार्किक चिंतन, अमूर्त चिंतन, निर्णय शक्ति, आदर्शवादी, स्वसम्मान, नकल द्वारा सीखना। अब इसमें चीज़ों को देखना है कि जहाँ पर कौन सी चीज़ आपके लिए नहीं बेस्ट बन रही है, वो आपको फाइंड आउट करना है, कौन सा आपको यहाँ पर सुटेबल नहीं है। तो आप एक एक चीज़ को, एक एक यहाँ पर ऑप्शन को क्या करते जाएंगे, क्रॉस करते जाएंगे। देखना है, समाज सेवा की भावना होती है, जीवन दर्शन की होती है, सुसमायोजन होते हैं, सुसमायोजन यहाँ पर नहीं होता बच्चे में, समूह का महत्व होता है, बिल्कुल होता है, दोहराने की प्रवृत्ति नहीं होती, विद्रोह की भावना भी नहीं होती, तार्किक चिंतन होता है, अमूर्त चिंतन होता है, निर्णय शक्ति होती है, बिल्कुल थर्ड यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आदर्शवादी, स्वसम्मान, नकल द्वारा सीखना नहीं होता, बल्कि मेहनत करके सीखने में वो यहाँ पर विश्वास रखते हैं। तो इस तरीके से तीसरा आपका ऑप्शन करेक्ट होगा क्वेश्चन नंबर 13 का। क्वेश्चन 14, किशोरावस्था में व्यवहार व मनोवृत्ति पर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है, व्यवहार व मनोवृत्ति पर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है, शिक्षक का, माता पिता का, संग साथियों का या चलचित्र का। यदि बात करें किशोरावस्था में, किशोरावस्था एक ऐसी अवस्था होती है जो कि उसके आसपास के दोस्त, सगे साथी, संबंधी उसको सर्वाधिक प्रभावित करते हैं। कोई भी हो, आसपास के व्यक्ति हो, आसपास के जो व्यक्ति होते हैं, जो भी लोग होते हैं, या उसके दोस्त हो, ठीक है, या उसके परिवार के सदस्य हो, या उसके संगे साथी हो, संगी या संगे साथी उसको सर्वाधिक प्रभावित करते, क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। तो इस तरीके से आपको क्या होगा, ऑप्शन तीसरा यहाँ पे करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 15, किसी समुदाय में आसानी से संबंध बनाने व समायोजित होने की क्षमता क्या कहलाती है। किसी समुदाय में आसानी से संबंध बनाने व समायोजित होने की क्षमता क्या कहलाती है। मतलब आप किसी समुदाय में, किसी दूसरे समुदाय में, किसी समुदाय में मतलब आप कहीं किसी प्लेस पे कहीं गए हो, वहां पर आसानी से क्या होते, आप संबंध बना लेते हैं, समायोजित, एडजस्ट कहलाते हैं। इस क्षमता को क्या कहते हैं, बौद्धिक क्षमता,
आध्यात्मिक क्षमता या आदि क्षमता या संवेगिक क्षमता। तो इसे क्या कहेंगे, जल्दी से जल्दी ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप अपना कॉपी में राइट कर सकते हैं, लिख सकते हैं यहाँ पर इसे क्या कहा जाता है। जब हम लोग किसी भी समय में या किसी दूसरे प्लेस पर जाते हैं तो वहाँ पर मतलब आप अपनी कक्षा में आपका एग्जाम होता है, बोर्ड के एग्जाम में गए दूसरे स्कूल में, तो जब आप वहाँ पे एडजस्ट कर लेते हो भाई अब तो एग्जाम देना है, यहाँ पे पास होना है अच्छे से, तो उसे क्या कहते हैं, संवेगिक बुद्धि कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, इमोशनल इंटेलिजेंस कहते हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस के रूप में इसको हम लोग जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 का 4। 16 किसी कक्षा में शिक्षण के समय विद्यार्थी की आवश्यकताओं एवं रुचियों को मस्तिष्क में रखना चाहिए। मस्तिष्क में किसी कक्षा में शिक्षण के समय विद्यार्थियों की आवश्यकताओं एवं रुचियों को मस्तिष्क में रखना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा आयाम इस पक्ष को ध्यान में रखता है? मनोवैज्ञानिक आयाम, दार्शनिक आयाम, मूल्यांकन आयाम या कार्य प्रणाली आयाम। तो आप यहाँ पर अपना जवाब बता सकते हैं किसी कक्षा में। तो यहाँ पर क्या होगा आपका, कौन सा होगा? किसी कक्षा में शिक्षण के समय विद्यार्थी की आवश्यकता और अभिरुचियों को मस्तिष्क में रखना चाहिए। ये किसको, अध्यापक को रखना चाहिए। तो ये किस बात की ओर इशारा करते हैं? एक अध्यापक को क्या है, अध्यापक को विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। क्या ध्यान देना चाहिए? कि वो बच्चों पर ध्यान दे और उनकी आवश्यकताओं की, उनकी इंटरेस्ट को ध्यान दे। उनकी आवश्यकताएं क्या है, बच्चों की नीड कैसे है, उन्हें पढ़ाना कैसे है, उनको लिखाना कैसे है, उनको किस तरीके से इंटरेस्ट आता है पढ़ने में। तो उस चीज़ की इस तरीके की घटनाएं, इस तरीके जो क्वालिटी होती है, कैरेक्टर्स होते हैं, तो ये किसके अंदर आते हैं? ये मनोवैज्ञानिक आयाम के अंदर आते हैं। किसके होते हैं? साइकोलॉजिकल होते हैं। कैसे होते हैं? साइकोलॉजिकल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 निम्नलिखित में से शिक्षा मनोविज्ञान के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? मतलब यहाँ पर करेक्ट नहीं है। एजुकेशन एंड साइकोलॉजी के बारे में आपको बताना है। आत्मा के विज्ञान के रूप में, तर्क के विज्ञान के रूप में, मस्तिष्क के विज्ञान के रूप में, चेतना के विज्ञान के रूप में। तो यहाँ पर आपको बताना है बेस्ट वन, आपको ऑप्शन बताना है। ऑप्शन ए और डी, ऑप्शन बी और सी, ऑप्शन 3A या ऑप्शन 4 ओनली बी। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा आपका? यदि बात करें शिक्षा मनोविज्ञान की बात की, किसकी? एजुकेशन साइकोलॉजी की बात की जा रही है। तो आत्मा के विज्ञान के रूप में नहीं, मस्तिष्क के विज्ञान के रूप में नहीं, चेतना के विज्ञान के रूप में नहीं, यहाँ पर क्या है? तर्क के विज्ञान के रूप में इसमें बात की जाती है। किसके? केवल बी। तो जब तर्क के विज्ञान के रूप में बात की जाती है तो ऑप्शन में किसमें हो जाएगा? केवल बी। ऑप्शन 4 करेक्ट होगा आपका। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। यहाँ पर वह प्रक्रिया जिसमें शिक्षक की उपस्थिति, विद्यार्थी की सहभागिता, उनकी सक्रियता, सम्मिलित होना आवश्यक नहीं है कहलाती है। जब शिक्षक की उपस्थिति हो, विद्यार्थी की सहभागिता एवं उनकी सक्रियता शामिल होना आवश्यक नहीं है, उस स्थिति को क्या कहलाते हैं? शिक्षण, अनुदेशन, प्रशिक्षण या प्रतिपादन। तो यहाँ पर आपको बताना है ऑप्शन क्या होगा आपका। यहाँ पर इसे कहते हैं जब यहाँ पर न तो क्या शिक्षक की उपस्थिति तो हो, लेकिन यहाँ पर स्टूडेंट क्या एक्टिव ना हो, सक्रिय ना हो, कोई उसमें एक्टिविटी ना करे हो, तो उस स्थिति को अनुदेशन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अनुदेशन। तो इसमें यहाँ पर ऑप्शन ए में बी है नहीं, ऑप्शन बी में बी है, बिल्कुल बात ठीक है। ऑप्शन ये तो यहाँ पर सी, तो इसे हम प्रशिक्षण नहीं कह सकते और इस तरीके से हम लोग इसमें आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 आपकी स्क्रीन पर है, तो आप इसमें जवाब देंगे, पढ़ते हुए इसका जवाब दे सकते हैं, बता सकते हैं। इसमें निम्न में से कौन सा शिक्षण व्यवहार नहीं है? शिक्षण व्यवहार नहीं है। तो टीचिंग बिहेवियर बताना है। हस्तक्षेप रहित प्रशिक्षण, एकतंत्रात्मक प्रशिक्षण, निदानात्मक शिक्षण, प्रजातांत्रिक शिक्षण। यदि हस्तक्षेप रहित प्रशिक्षण की बात करते हैं तो ये भी आपका है, एक तंत्रात्मक शिक्षण की ये भी है, प्रजातांत्रिक शिक्षण ये भी है, निदानात्मक शिक्षण नहीं है। कौन सा शिक्षण का व्यवहार नहीं है? शिक्षण का व्यवहार की बात करते हैं, शिक्षण का व्यवहार निदानात्मक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 20 एक सफल शिक्षक वह, मतलब एक जो सफल शिक्षक कौन होते हैं उसके बारे में। सक्सेस टीचर किसे कहेंगे? सक्सेस टीचर के रूप में हम लोग किसे जानते हैं? जो अध्यापक दयालु व अनुशासनवादी होते हैं, शांत एवं प्रतिक्रियाशील होते हैं, सहनशील होते हैं, निष्क्रिय एवं सक्रिय होते हैं। यहां पर आपको बेस्ट वन ऑप्शन बताना है, कौन सा होगा? ए
और बी, ऑप्शन बी, सी और डी, ऑप्शन 3 केवल ए, ऑप्शन 4 केवल सी। तो यहाँ पर आपको बताना है क्या होगा, यहाँ पर सबसे बेस्ट वन आपका आंसर क्या होना चाहिए। यदि हम बात करें यहाँ पर तो दयालु और अनुशासनवादी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? दयालु भी होना चाहिए, अनुशासन भी होता है। एक सफल शिक्षक कब बन सकते हैं? एक सफल शिक्षक के लिए क्या आवश्यक है? उसे दयालु होना चाहिए, उसे दयालु होना चाहिए एवं अनुशासनवादी होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? अनुशासनवादी भी होना चाहिए। तो इस तरीके से वो शिक्षक क्या होगा? सफल शिक्षक कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, अधिगम के रास्ते में रुकावट के कालांश का कारण है। अधिगम के रास्ते में रुकावट के कालांश का कारण क्या है? मतलब यहाँ पर अधिगम में लर्निंग में कौन सी प्रॉब्लम सबसे ज्यादा देखिए? मानसिक थकावट, रुचि का न होना, प्रतिकूल वातावरण। तो इसमें से आपको बताना है क्या ए और बी, क्या बी और सी, क्या ए बी सी। देखिए यहाँ पर आपका जवाब क्या होगा? देखिए मानसिक थकावट भी क्या होती है? आपको अधिगम में लर्निंग में भी काफी प्रॉब्लम क्रिएट करती है ना? करती है नहीं करती? बताओ भैया ऑप्शन में। बिल्कुल बात सही है। रुचि का नहीं होना, यदि आप रुचि नहीं रखोगे तो पढ़ोगे कैसे? यदि आपको इंटरेस्ट नहीं आएगा आप पढ़ते हुए, यदि आपको क्वेश्चन को नहीं समझ में आएगा तो आपको कैसे इंटरेस्ट करोगे, कैसे कंटिन्यू करोगे? आप जब आपको इंटरेस्ट आएगा, जब आप समझोगे प्रॉपर तरीके से, क्लियर चीजें आएगी आपको, तभी तो जाके समझोगे आप। प्रतिकूल वातावरण, यदि पता चले कि बाहर बारिश हो रही है या फिर अंदर बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है तो आपका मन करेगा पढ़ने का? नहीं ना। तो ये सारी चीजें आपको क्या करती है? आपके स्टडी में, आपके अधिगम में प्रॉब्लम क्रिएट करती है। तो इस तरीके से ए और बी सभी हो जाएंगे, 4 ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम का ज्ञानात्मक सिद्धांत है? ज्ञानात्मक सिद्धांत आपको बताना है, ज्ञानात्मक सिद्धांत के रूप में जाना जाता है। क्या अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत, ऑप्शन सामीप्य संबंधवाद, या क्षेत्रीय सिद्धांत, या प्रबलन सिद्धांत। देखिए अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत ज्ञानात्मक नहीं है, ये क्या है? क्रियाशील आधारित है, ठीक है, क्रिया पर आधारित है। और आपको जैसे उद्दीपक दिखते हैं उसी तरीके से आपको क्या कर लेते हैं, आपको जैसे समय होते हैं उसी के अकॉर्डिंग आप अपने एक्टिविटी शुरू कर देते हैं। सामीप्य संबंधवाद नहीं है, ठीक है, तो ये नहीं होगा। प्रबलन सिद्धांत नहीं होगा, बल्कि क्षेत्रीय सिद्धांत क्या है? मस्तिष्क सिद्धांत है, जिससे कि हम लोग क्षेत्रीय सिद्धांत इसे हम लोग बाद में किस रूप में जानते हैं और कई रूपों में इसको जानते हैं, जिसमें कि हम लोग यहाँ पर इसे इनसाइट थ्योरी के रूप में भी हम लोग इसमें पढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 23, दो या अधिक व्यक्तियों द्वारा तथ्य, विचार और अभिव्यक्ति विसंगतियों का आदान प्रदान। मतलब जो दो व्यक्ति हैं, दो फ्रेंड्स हैं, ये दो फ्रेंड्स हैं, ठीक है, ये दो फ्रेंड्स हैं। अब ये क्या करते हैं? अपने विचारों को अभिव्यक्ति एक दूसरे के यहाँ पर बात कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? एक दूसरे से बात कर रहे हैं, अपने हिला रहे हैं, नैन मटक्का कर रहे हैं, आंखें हिला रहे हैं, ठीक है। तो ये इस तरीके से अपने, ठीक है, होठ हिला रहे हैं, हाथ हिला रहे हैं। तो ये जब हाथ हिला रहे हैं, होठ हिला रहे हैं, तो इस तरीके से जब एक्टिविटी क्या कहलाती है? क्या शिक्षण कहलाती है, संप्रेषण कहलाती है, सूचना कहलाती है, अधिगम कहलाती है? देखिए शिक्षण में भी कम्युनिकेशन होता है, संप्रेषण होते हैं। तो यहाँ पे तो प्रॉपर नहीं कहेंगे इसे, संप्रेषण प्रॉपर लैंग्वेज में इसका आंसर हो जाएगा संप्रेषण, कम्युनिकेशन। अधिगम में भी होता है कम्युनिकेशन, लेकिन इसे नहीं कहेंगे। सूचना का आदान प्रदान किया जाता है, लेकिन इसे पूरे प्रोसेस को क्या कहते हैं? कम्युनिकेशन कहते हैं, संप्रेषण कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 24, बालक का आयु वर्ग जिसमें सोच विचार क्षमता शुरू हो जाती है। मतलब आपकी थिंकिंग जो होती है, थिंकिंग स्टार्ट हो जाती है। थिंकिंग कौन सी एज में स्टार्ट होती है आपको वो बताना है आपको। क्या 1.5 से 2 वर्ष, क्या 2.5 से 3 वर्ष, क्या 3 से 4 वर्ष, या 4 से अबव। मतलब आपको वो जब बालक का आयु वर्ग जिसमें सोच विचार क्षमता विकास होती है, 2.5 से 3 वर्ष की आयु पे आयु वर्ग के बालक क्या करते हैं? सोच विचार शुरू कर देते। सोच विचार क्षमता विकसित हो जाती है, क्षमता शुरू हो जाती है ना। तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड। क्वेश्चन 25, शिक्षक के लिए पाठ योजना बनाना आवश्यक है। मतलब एक टीचर के लिए पाठ योजना क्यों बनाया जाता है? उसे पढ़ाना क्या है, क्लास में कब जाएगा, किस समय जाएगा, कौन सा स्टेप किस तरीके से लेगा,
मॉडल कब दिखाने चाहिए, चार्ट कब दिखाने चाहिए, किस तरीके से उसे क्या प्रक्रिया अपनानी चाहिए, यदि कोई बच्चा जवाब देता है तो आपको उसके जवाब के रिप्लाई में क्या करना है। तो ये क्या होती है, प्रक्रिया होती है पाठ्य योजना, ठीक है। लेसन प्लान इसी तरीके से करते हैं। आप लोगों ने सभी ने किया होगा लेसन प्लान, तो लेसन प्लानिंग तो आपने सभी ने की होगी, पढ़ाई भी होगी, और अपने स्कूल में बीटीसी में भी, डीएलएड में भी और बीएड में भी, ठीक है, सभी में करते हैं। आजकल तो अब तो एमएड में भी शुरू हो गया लेसन प्लान बनाने का प्रक्रिया। अनुदेशन उद्देश्य की प्राप्ति के लिए, छात्रों में रुचि बनाए रखने के लिए, छात्रों को व्यस्त रखने के लिए, स्वयं की योग्यता बताने के लिए। तो यहाँ पर आपका मेन उद्देश्य क्या है वो आपको फाइंड करना है कि इसका मेन उद्देश्य क्या है। छात्रों को रुचि बनाने के लिए करते हैं, लेकिन यहाँ पे पाठ्य योजना का मेन उद्देश्य नहीं है। छात्रों को व्यस्त रखना बिल्कुल बात गलत है। स्वयं की योग्यता बनाने के लिए बिल्कुल बात गलत है। तो अपने उद्देश्य, अनुदेशन उद्देश्य की प्राप्ति के लिए, मतलब जिस चीज के लिए आपने कार्य किया उसकी प्राप्ति करने के लिए आपको ऐसा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 26, वह अधिगम जो व्यवहार के प्रभाव का परिणाम होते हैं, मतलब वो अधिगम क्या कहलाता है, जो प्रभाव के कारण, ठीक है, व्यवहार के प्रभाव का परिणाम होता है। क्रिया प्रसूत अनुबंधन, अनुक्रिया अनुबंधन, अनुकूलित अनुबंधन, सकारात्मक अनुबंधन। तो यहाँ पर आपको बताना वह अधिगम जो व्यवहार के प्रभाव का परिणाम होता है, मतलब आपने कोई लर्निंग करी और लर्निंग के बाद में उसको जो रिजल्ट निकला वो क्या कहलाता है, उसे क्या कहेंगे हम लोग इसमें बताएंगे। क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत, या अनुक्रिया अनुबंधन सिद्धांत, या अनुकूलित अनुबंधन सिद्धांत, या सकारात्मक अनुबंधन सिद्धांत। आंसर क्या होगा आपका, अनुक्रिया अनुबंधन सिद्धांत, सकारात्मक अनुबंधन सिद्धांत नहीं होगा, अनुकूलित अनुबंधन सिद्धांत नहीं, बल्कि क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत होगा। क्या होगा, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत किस बात का होगा, वह अधिगम जो व्यवहार के प्रभाव का परिणाम कहलाता है। वह अधिगम जो व्यवहार के प्रभाव का परिणाम होता है, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, क्रिया प्रसूत अनुबंधन, ठीक है, अनुबंधन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहारिक विकार नहीं है। व्यवहारिक विकार नहीं बताना आपको, पलायन, भ्रम, असफलता या मनस्ताप। तो यहाँ पर कौन सा होगा, देखिए व्यवहारिक विकार पलायन बिल्कुल होता है, ठीक है, ये तो होता है, भ्रम भी होता है, मनस्ताप भी होते हैं, लेकिन असफलता नहीं होता, ये व्यवहारिक व्यवहार नहीं है। तो आपका आंसर हो जाएगा 3। क्वेश्चन 28, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया जाता है इस तरीके से। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अवधारणा नहीं है जिस पर शिक्षण प्रतिमान आधारित है, मतलब शिक्षण प्रतिमान आधारित है, नहीं बताना है, वो ऑप्शन नहीं है। अनुदेशन का तरीका प्राप्य उद्देश्यों पर निर्भर होता है। सीखने के विभिन्न उद्देश्य अनेक क्रियाओं से प्राप्त नहीं किए जा सकते। सीखने के विभिन्न शैलियों के लिए अनुदेशन के विभिन्न तरीकों की आवश्यकता होती है। सीखने के सरलीकरण के लिए शिक्षक द्वारा वांछित वातावरण का सृजन किया जा सकता है। आपको बताना है कि यहाँ पर कौन सा बेस्ट होगा, कौन सा आपका करेक्ट है। मतलब यहाँ पर अवधारणा नहीं है तो वो आपको बताना है, अवधारणा नहीं है तो उसको जवाब बताना है आपको। देखिए यहाँ पर अनुदेशन का तरीका प्राप्त, बिल्कुल बात सही है। सीखने के विभिन्न शैलियों के अनुदेशन के विभिन्न तरीकों की आवश्यकता होती है, बिल्कुल बात सही है। सीखने के सरलीकरण के लिए शिक्षक द्वारा वांछित वातावरण का सृजन किया जा सकता है, बिल्कुल बात सही है। यहाँ पर सीखने के विभिन्न उद्देश्यों को अनेक क्रियाओं से प्राप्त नहीं किया जा सकता, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये बात नहीं होती, सीखने के विभिन्न उद्देश्य अनेक क्रियाओं से प्राप्त नहीं किए जा सकते हैं। क्वेश्चन 29, एक पूर्ण शारीरिक मानसिक सामाजिक कल्याण की स्थिति कहलाती है जब एक पूर्ण रूप से शारीरिक हेल्थ, मेंटली, सोशली कल्याण की स्थिति क्या कहलाती है, मानसिक स्वास्थ्य, समायोजन, मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान या उपयुक्त सभी। तो आपका यहाँ पर क्या होगा, जब आपको मानसिक रूप से पूर्ण रूप से क्या उपयुक्त सभी होगा। ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो बच्चे होते हैं वो इसका जवाब देते हैं, लेकिन ये गलत है बिल्कुल, मैं आपको बता देता हूँ। अब देखिए इसमें यहाँ पर क्या होता है, अब बात करते हैं शारीरिक रूप से बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, शारीरिक रूप से बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर उसका आंसर क्या हो जाएगा, मानसिक स्वास्थ्य हो जाएगा। सामाजिक कल्याण कब स्थिति होगी, जब वो मानसिक स्वास्थ्य उसका अच्छा होगा, ठीक है, प्रॉपर तरीके से हेल्दी होगा। आज का सीरीज का लास्ट क्वेश्चन, और ये कैसी सीरीज रही, कितने क्वेश्चन आपके करेक्ट हुए, तो आप मुझे कमेंट्स करके बताएंगे, जवाब देंगे, बताएंगे कितने क्वेश्चन आपके करेक्ट हो गए। कंप्यूटर सहायक अनुदेशन के लिए जिस विशेषज्ञ की आवश्यकता है वह कंप्यूटर अभियंता,
कार्यक्रम लेखक, व्यवस्था चालक या कंप्यूटर चालक क्या कहलाते हैं? कंप्यूटर सहायक अनुदेशन एक विशेषज्ञ होते हैं, स्पेशलिस्ट होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? कार्यक्रम लेखक बिल्कुल नहीं, कंप्यूटर चालक नहीं, व्यवस्था चालक नहीं, बल्कि कंप्यूटर अभियंता के रूप में उन्हें जाना जाता है। कंप्यूटर सहायक अनुदेशन के लिए विशेषज्ञ, जो विशेषज्ञ होते हैं उसे क्या कहते हैं हम लोग? कंप्यूटर अभियंता के रूप में जानते हैं, अभियंता। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट करेक्ट। इस तरीके से आपकी आज के सीरीज ये कंप्लीट हुए। नेक्स्ट सीरीज में हम लोग बनेंगे आपके साथ, तो इस तरीके से आप डेली एवरीडे प्रैक्टिस करते रहिए, हम आते रहेंगे। और यदि आप परिवार के सदस्य नहीं बने हैं, आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना जरूर, ताकि आपको नई वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। तो आज के लिए धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू वेरी मच सभी को।